हेलो एवरीवन। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है तांग जाया। तांग जाया आज हॉस्पिटल में खड़ी हुई कुछ न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ जिसके बारे में थी उसका नाम था शेन यांसी, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और यही हमारे ड्रामे का मेन लीड है। उसके बारे में पता चलता है कि वो अब्रॉड से अभी वापस आया है और वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और वो मेडिकल की फील्ड में भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस लेकर आ रहा है। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं 5 साल पहले। तांग जाया और शेन यांसी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और उस टाइम पर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। लेकिन तांग जाया की कुछ इनडिसेंट फोटोज कोई नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जिसके बाद हर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहा था। ये सब देखकर वो बहुत परेशान खड़ी हुई थी। यांसी आता है, उन तस्वीरों को उतारता है और उससे कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा तुम कर ही नहीं सकती, मुझे पता है ये सब फेक है। लेकिन वो कहती है कि ये फेक नहीं है, ये रियल है। यांसी पूछने लगता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर इन फोटोज में कौन है तुम्हारे साथ। और इतने में ऊपर से एक और लड़का एंट्री करता है जिसका नाम लू है। वो यहाँ पर आकर तांग जिया का साथ देता है। यांसी पूछता है कि सच बताऊं, ये लड़का यही है जो इन फोटोज में दूसरा है। और तांग जाया उससे कह देती है कि हाँ ऐसा ही है और मैं और ये बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। तुम्हें पता है ना कि मैं और लू चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और हम स्वीट हार्ट्स थे, ये मैंने तुमसे छुपाया है और मैं जल्दी से शादी करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था और तुम्हें मैंने एक स्टेयर के तौर पर यूज किया है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और बहुत सारी चीजें दूसरी हासिल करने के लिए। ये सब सुनते ही यांसी कहने लगता है सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना, कोई प्रैंक कर रही हो। और इसके साथ ही उसने देखा था कि उन दोनों ने जो कपल वाला टैटू बनवाया था अपने अपने हाथों पर, उसमें से यांसी के नाम वाला टैटू अब तांग जाया के हाथ से मिसिंग है। ये देखकर वो बहुत हर्ट होता है और वो उसे ये कहकर छोड़ती हुई चली जाती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था। वो बस इन्हीं यादों में खोई हुई थी कि यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जब वो अपने डैड को लेकर इस टाइम पर हॉस्पिटल में खड़ी थी तो कोई क्यू तोड़कर आगे जा रहा होता है। यहाँ पर उस गुंडे ने उसके फादर को तंग भी किया था, जिसकी वजह से उसकी उस गुंडे से लड़ाई हो जाती है। वो उसे धक्का देता है, वो किसी के कदमों में जाकर गिरी थी और ये कोई और नहीं बल्कि यांसी था। और इतने में एक और लड़की पीछे से आती है जिसका नाम जीजी है और ये जीजी आते ही यांसी से कहने लगती है कि मैं शादी के लिए अपना मेडिकल करा के आ गई हूँ गायनी डिपार्टमेंट से। और बस ये देखते ही तांग जाया को लगता है कि जैसे ये इसकी फियांसी है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसके एक्सप्रेशंस को यांसी ने भी नोटिस कर लिया था और वो जीजी का हाथ पकड़ता है और बहुत प्यार से उसे साइड पर लेकर चला जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जीजी यांसी की सिस्टर है और उसकी किसी और से शादी हो रही है और वो अपना मेडिकल कराने के लिए आई है। वो अपने भैया से कहती है कि मुझे पता चल गया, तुमने मेरा मिस यूज किया है। ये वही लड़की है ना तांग जा, जिसे तुम यूनिवर्सिटी में प्यार किया करते थे। तुम उससे बात क्यों नहीं करते, कुछ क्लियर करने की कोशिश तो करो, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। इतने में हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर लू आता है जो कि इस टाइम पर डॉक्टर बना हुआ था। और तांग जाया के डैड, उनकी कंडीशन काफी खराब है, उनका किडनी डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें अक्सर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और उन पर बहुत ज्यादा मेडिकल के एक्सपेंसेस भी आते हैं। और यहाँ पर लू उनकी काफी हेल्प भी करता था हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराने में और उसके डैड का ट्रीटमेंट कराने में। आज भी वो इसी बारे में उससे बात कर रहा होता है कि यहाँ पर लू और तांग जाया को इकट्ठे देखकर जैसे यांसी के तन बदन में आग लग जाती है। इतने में तांग जाया को एक कॉल आती है। वो साइड पर जाकर वो कॉल सुन रही थी जिसमें कोई इससे अपना कर्जा वापस मांग रहा था और वो बार बार उसकी मिन्नत समाजत कर रही होती है कि मुझे थोड़ा समय और दे दो, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही अप्रूव होने वाला है और उसके बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। और उसी टाइम पर पीछे से आया हुआ यांसी उसकी बातें सुन लेता है। यांसी इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने तो स्मोकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसकी कॉल पर बातें सुनने के बाद यांसी को ये तो अंदाजा हो चुका था कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो वो उसे टॉन्ट करने लगता है और कहता है कि मैंने तो समझा था कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ गुजार रही हो, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि लगता है तुम उसी का ही फल झील रही हो। वो उसे इग्नोर करके जा रही थी तो वो उसे पकड़ता है और दीवार से लगा देता है। यहाँ पर यांसी के रिस्ट पर वो नोटिस करती है कि उसके नाम का टैटू नहीं है। ये देखकर उसे दुख जरूर होता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, तुम्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती। लेकिन वो उसे घसीटता हुआ स्टेयर्स की तरफ लेकर जाता है और वहाँ अकेले में उससे कहने लगता है कि तुमने मुझ पर चीट किया था, क्या अब तुम मुझे एटिकेट सिखाओगी, चीटिंग के बारे में बताओगी, शर्म कर लो। और साथ ही साथ वो उसे छूने लगता है और कहता है कि देखो तुमने एक दफा मेरे साथ भी तो चीट किया था, तो अब अपने इस फियांसी के साथ भी चीट कर लो। ये एक मामूली सा डॉक्टर है और मैं इस हॉस्पिटल का ऑनर, तुम चाहो तो मैं इसे प्रमोशन दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ समय बिताना होगा और तुम जैसी चीटर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में लू भी उसे तलाश करता हुआ उसी तरफ आ रहा था। वो उसे आवाजें देता है और उसके बाद कॉल मिला देता है। यहाँ पर वो उसका फोन छीन लेता है और कॉल भी रिसीव कर लेता है। तांग जाया वहाँ पर लू को कह देती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ।
और बस इसी बात पर यांजी उसे कहता है कि वाओ, तुम तो चीट करने में कितनी एक्सपीरियंस्ड हो। इतने में लू उनकी आवाज़ें सुन लेता है और तांग जाया से कहने लगता है कि कहीं तुम्हें दोबारा से अटैक तो नहीं हो रहा, तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ रही। लेकिन वो उसे आवाज़ देकर कहती है कि आई बैग यू, प्लीज़ एक दफ़ा यहाँ से चले जाओ। और उसकी बीमारी के बारे में सुनते ही यांजी को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम कितने बीमार हो, क्या कोई सीरियस बात है। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि मुझे सिर्फ सर में दर्द है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तुम्हारी भी शादी होने वाली है और मैं भी बहुत जल्द लू की दुल्हन बनने वाली हूँ, इसलिए आइंदा मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं। हमारी बहुत ही जल्द वेडिंग होने वाली है और उसके बाद हम अपना घर बनाएंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर है तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। ये सुनते ही दोबारा से यांजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे धोखा देने के बाद, इतने साल तड़पाने के बाद इस लू के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार लोगी। सपना है तुम्हारा, कभी नहीं जीने दूंगा तुम्हें सुख के साथ। वो उसे एक ओपन चैलेंज देकर चला गया था कि मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा। और जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली तांग जाया ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसकी वो इनडिसेंट फोटोज उसके स्टेप ब्रदर ने बनाई थी। उसके डैड ने एक लेडी से शादी की थी और उसका पहले ही एक बेटा था। उसे इतना गुस्सा था, उसने कहा था कि अगर मेरी माँ ने तुम्हारे डैड से शादी की है तो फिर बदला मैं तुमसे लूंगा। उसने उसे कुछ ड्रग दे दी थी और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सब करने से पहले उसने काफी सारी तांग जाया की फोटोज भी बना ली थी। यहाँ पर तांग जाया किसी तरह से खुद को संभालती है, रेजिस्ट करती है और उसके बाद उसके हाथ एक सिजर्स लग गई थी, जिसके थ्रू उसने फैंग पर अटैक कर दिया था। अब फैंग काफी जख्मी हो गया था। इतने में उसके डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो अपनी बेटी के हाथ से वो हथियार छीन लेते हैं और खुद ही फैंग को खत्म कर देते हैं। और इसी लड़ाई के बीच डैड को काफी ज्यादा घाव लग गए थे और यहीं पर ही उनका किडनी भी डैमेज हुआ था। इन दी एंड ऐसा होता है कि उसकी स्टेप मॉम वो भी खुद की जान ले लेती हैं और उनका बेटा तो पहले ही मर चुका था। और उसके बाद तांग जाया को और उसके डैड को एक दफा पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तांग जाया को अंदाजा था कि अब ना तो उसकी पहले जैसी रिस्पेक्ट रही है, ना उसके पास ऑनर है कि वो यांजी के बराबर खड़ी हो सके। वैसे भी उसे पता था कि एक दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद उसको और उसके डैड को पकड़ कर ले जाएगी। इसीलिए उसने अपने रास्ते यांजी से अलग कर लिए थे। और लू जो उसकी बिल्डिंग के पास ही रहता था, उसके बचपन का फ्रेंड था, ये सारा कुछ जानता था। उसने लू को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया था और अपना एक बैड इमेज उसने यांजी के सामने दिखाया था ताकि वो उससे नफरत करे, उसे छोड़कर चला जाए और अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारे, क्योंकि तांग जाया को लगता था कि अब वो उसके काबिल नहीं रही। यांजी को हर्ट करने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी और एक दफा फिर से यांजी ने उसे कॉल भी की थी। और वहीं पर हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर यांजी के नाम का टैटू अपने हाथ से छुपा लिया था ताकि वो उसके बारे में गलत सोचे। यांजी की जब कॉल आती है तो वो उसे बहुत डांटती है, खरी खरी सुना देती है कि तुम एक कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और बस यही लास्ट कॉल थी। उसके बाद यांजी ने इसे कभी कांटेक्ट नहीं किया था। वो अब्रॉड चला गया, बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन बनकर अब वो वापस लौटा था और उससे बदला लेने के लिए एकदम तैयार था। तांग जाया पहले ही टेंशन में रहती थी और उसे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे उसी इंसिडेंट के बाद से। आज भी उसे अटैक होता है और वो खुद की रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन लेने लगती है कि यहीं पर उसके डैड पहुंच जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी डैड की शक्ल में वही फैंग दोबारा से उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से सिजर्स उठा लेती है और डैड पर भी अटैक करने की कोशिश करती है। उस बेचारी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रही थी। उसके डैड बहुत मुश्किल से उसे संभालते हैं और सारा दोष खुद पर ही दे रहे थे कि काश मैं उस लेडी से कभी शादी ही ना करता और ना ही उसका बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता जिसके बाद तुम्हारी ये हालत पहुंच जाती। लेकिन तांग जाया को अपने डैड से बहुत प्यार था। वो उन्हें कहती है कि आप ऐसी बात ना करें। डैड को तो ये भी लगता था कि जब से वो जख्मी हुए हैं वो तांग जाया पर एक बोझ बनकर रह गए हैं। वो कहते हैं कि अब मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, लेकिन तांग जाया उससे कहने लगती है कि मेरा बहुत ही जल्द एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है जिसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, आप जरा भी फिक्र ना करें, आपका ट्रीटमेंट मैं खुद कराती रहूंगी। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही तांग जाया ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया गया है और वो लिली थी जिसके पास ये प्रोजेक्ट चला गया था। और उसका प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं छीना था बल्कि उनके सबसे बड़े क्लाइंट यांजी ने ही छीना था। आज वो उसके सामने लिली के साथ खड़ा हो जाता है और एक दफा फिर से उसे हर्ट करने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर लिली के क्लोज हो रहा था और यहीं पर ही तांग जाया ने उसकी कुछ फोटोज भी बना ली थी। और इसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक्चुअली यांजी का जब तांग जाया से ब्रेकअप हुआ था तो उसी टाइम पर वो अपने ख्यालों में खोया खोया कहीं जा रहा था कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका हाथ बुरी तरह से डैमेज हो गया था और उसी घाव की वजह से उसके हाथ के ऊपर से तांग जाया का टैटू भी मिट चुका था। यहाँ पर उसने एक कॉल की थी तांग जाया को कि प्लीज आओ और मेरी हेल्प करो, लेकिन तांग जाया ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी और उसको यही कहते हुए कॉल काट दी थी कि तुम एक गली के कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना बंद कर दो। और बस उसी टाइम पर यांजी इतना ज्यादा हार्ट ब्रोकन हुआ था कि उसने सारा कुछ पीछे छोड़ दिया था, अपना ट्रीटमेंट कराया था और अब्रॉड चला गया था।
आज जब उसे अपनी ये सारी सफरिंग्स याद आती हैं तो दोबारा से वो अपना हाथ डैमेज कर बैठता है। उसने तांग जाया को आज अपने घर पर भी बुलाया था उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए, और तांग जाया जो कि बहुत मजबूर थी अपने डैड के ट्रीटमेंट को लेकर, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे क्या चाहिए। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, ठीक है मैं ये भी करने को तैयार हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुमने खुद को समझ क्या रखा है, मैं तुमसे ये नहीं मांगने वाला, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि उस लू से ब्रेकअप कर लो, उसे छोड़ दो। तो तांग जाया उससे पूछती है इसका मतलब है कि तुम आज भी मुझे लाइक करते हो। लेकिन यंजी कहता है कि अपने बारे में इतना ऊंचा ऊंचा सोचना बंद करो, मैं बस तुम्हें खुश नहीं देख सकता। और इतने में जैसे ही वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो वो भी बदले में उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी लिली के साथ फोटोज बना ली हैं और अब यही फोटोज मैं सबको सेंड करूंगी और दिखाऊंगी कि तुम्हारा लिली के साथ रिलेशन था, इसीलिए तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया है। और साथ ही साथ तुम्हारी फियांसी जो उस दिन मैंने हॉस्पिटल में देखी थी वो भी ये सारा कुछ देख लेगी और तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, तुमसे एंगेजमेंट भी खत्म कर देगी। लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि यंजी इन चीज़ों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। और वैसे भी उस दिन जो लड़की जीजी दिखी थी वो तो उसकी सिस्टर थी। वो उसी टाइम पर उसके हाथ पकड़ता है और उसे दीवार से लगा देता है, और इसी बात के जवाब में तांग जाया उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे सेक्सुअली हरास कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि इसका तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना सबूत ज़रूर है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। और इसके साथ ही वो वहाँ पर लगा हुआ एक कैमरा उसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ब्लैकमेलिंग की क्या सज़ा होती है, और अपने असिस्टेंट को बुला लेता है। कहता है कि इस लेडी को अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाओ, और वैसे भी मैं इस पर केस करना चाहता हूँ ब्लैकमेलिंग के लिए। यांजी बहुत पावरफुल था, वो बड़े से बड़ा लॉयर भी हायर कर सकता था, जबकि तांग जा वो बहुत कमज़ोर थी। इतने में उसके फ़ोन पर लू की कॉल आने लगती है। वो तड़पती है वो कॉल उठाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात उसके डैड का एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट चल रहा है और लू उसी बारे में कॉल करेगा। लेकिन यंजी उसका फ़ोन छीन लेता है। वो उसे जब तड़पते हुए देखता है कि ये लू की कॉल के लिए इतनी बेचैन हो रही है तो उसे कहता है कि ये कॉल तो मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगा। वो भी उसे बार बार विनती करती है कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये कॉल मुझे उठाने दो। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर उनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, और इसी बीच तांग जाया का ब्रेसलेट टूट कर गिर जाता है, और इतने में उसे उसके हाथ पर अपने नाम का टैटू भी नजर आ जाता है। ये देखते ही वो एक दफा तो हैरान और परेशान हो जाता है। उससे पूछता है कि ये क्या है। लेकिन तांग जाया को लगता है कि इसकी शादी होने वाली है, मैं क्यों इसके लिए एक बर्डन बनूं ये सारी बातें बताकर। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें मनाने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी करने के लिए मैंने दोबारा से टैटू बनवा लिया था। शायद ये देखकर तुम खुश हो जाओ और यस कर दो। लेकिन इस बात पर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। अब वो बेचारी पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी, और यहाँ पर वो बार बार उनकी मिन्नतें करती है कि मुझे एक कॉल मेरे डैड को करने दो। लेकिन वो कहते हैं कि सिवाय लॉयर के और यांजी के आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। वो यांजी को कॉल मिलवाती है और उससे विनती करने लगती है कि आज मेरे डैड की तबीयत खराब है, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। अब एक रात थाने में गुजारने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर यांजी आता है अपने लॉयर के साथ। वो उससे अपने डैड के बारे में पूछती है तो वो कहने लगता है कि अब तो तुम्हें बहुत तड़प आ रही है, क्या मेरे बारे में सोचा था कि मैं तब कितना तड़पा था। और इसके साथ ही वो बेचारी बिल्कुल डाउन हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, तुम बहुत माइटी हो चुके हो, अब मुझसे क्या चाहते हो। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली यांजी को भी उसके डैड की फिक्र थी, और उसने सारी रात हॉस्पिटल के बाहर ही गुजारी थी ताकि अगर उसके डैड को कुछ हो तो वो उनकी टाइम पर हेल्प कर सके। लेकिन ये सारा कुछ वो तांग जाया को नहीं बता रहा था। वो एक बीस्ट नहीं था, सिर्फ बनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर तांग जाया उसे एक दफा किस भी करती है और कहती है कि तुम्हें यही सब चाहिए ना मुझसे। लेकिन वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने कब से सोच लिया कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। और इसके साथ ही यांजी के स्टमक में पेन होने लगती है। वो एक दफा उसके लिए परेशान होती है, लेकिन वो कहता है कि इतनी केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपसेट स्टमक है, और हाँ मैं तुम्हारे साथ सेटलमेंट करने के लिए आया हूँ। अभी के अभी मेरे घर चलो, मेरे डिनर रेडी करो, अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर वो उसके साथ उसके घर पर आ जाती है और उसके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगती है। यहाँ पर वो उसके लिए डम्पलिंग्स बना रही थी, और उसको अपने किचन में कुकिंग करता देखकर यांजी को पुरानी यादें आने लगती हैं। वो दोनों इसी तरह से इकट्ठे खाना बनाया करते थे, और यांजी हमेशा डम्पलिंग्स में केचप यूज़ किया करता था। और वो उससे कहती थी कि तुम दुनिया के वियर्डेस्ट पर्सन हो, और कोई भी इस तरह से डम्पलिंग्स में केचप नहीं खाता। और उसे आज भी उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ याद थी। यांजी उसको इस तरह से कुकिंग करता हुआ बहुत प्यार से देख रहा होता है कि वो उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो वो उसे डांट कर कहता है कि तुम इतनी स्लो हो, शायद रात के बाद सुबह ही मुझे खाना मिलेगा।
इतने में वो वहाँ पर पड़ा हुआ उसका फ़ोन उठाकर देखने लगता है। उसकी बर्थडे डालता है, पासवर्ड नहीं लगता। उसके बाद अपनी बर्थडे जब एंटर करता है तो पासवर्ड लग जाता है। ये देखते ही एक दफ़ा उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है कि आज तक शायद इसके दिल में मैं ही हूँ। वो उठता है और उसे कहने ही वाला था कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ, लेकिन इतने में उसके फ़ोन पर लू का एक मैसेज आ जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि आज जल्दी वापस आ जाना, मैरिज को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है। और इसी मैसेज को देखकर दोबारा से यांजी का दिल टूट जाता है और वो खुद से ही कहने लगता है कि मैं कैसे सॉफ्ट हार्टेड हो सकता हूँ, कैसे वो सारा कुछ भूल सकता हूँ जो जुल्म इसने मेरे साथ किया था। मैं सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। अब काफ़ी देर मेहनत के बाद फाइनली तांगजा ने उसके लिए डिनर रेडी कर दिया था। वो उसके पास आती है, डिनर रखती है, लेकिन वो उसका इतना प्यार से बनाया हुआ डिनर और सूप हर चीज़ बर्बाद कर देता है और अपने कुत्ते को डाल देता है। और कुत्ता भी वो नहीं खाता तो उससे कहने लगता है कि ऐसा खाना कुत्ते भी नहीं खाते। तुम क्या समझी थी कि इस तरह से मेरी फेवरेट डिश बनाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुमने जितना कुछ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तांगजा का मन कर रहा था कि वो हर चीज़ छोड़कर चली जाए, लेकिन इतने में उसे अपने डैड का ख्याल आता है जो कि उसे बचाते बचाते आज इतनी बड़ी डिजीज़ का शिकार हो चुके हैं और उनके लिए उसे सपोर्ट बनना है। वो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती मानती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, तुम मुझसे रिवेंज लेना बंद कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो इतने में अपनी ही बिल्डिंग का एक मॉडल उसके सामने रखता है और कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग है, इसके 21st फ्लोर पे एक रूफ टॉप है, जाओ और इसके ऊपर से नीचे छलांग लगा दो, फिर शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तांगजा को पता चल गया था ये गुस्से में पागल होने वाला है, ये कभी उसे माफ नहीं करेगा। अब वो चुपचाप उसके घर से बाहर चली जाती है। यहाँ पर बारिश हो रही थी और कोई टैक्सी भी नहीं रुक रही थी। इतने में उसे याद आने लगता है कि एक दफा यांजी ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी बारिश में भीगने नहीं दूंगा, और यांजी को भी ये वादा आज भी याद था। वो भी अम्ब्रेला उठाता है और भागता हुआ उसके पीछे की तरफ आता है, लेकिन तब तक वहाँ पर लू पहुँच गया था जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और लेकर चला जाता है। यांजी जो उसकी केयर करने के लिए वहाँ पहुँचा था शायद उसे माफ भी कर देता, लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद उसके सारे घाव दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं। उसका सर्वेंट उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और वो अपनी अम्ब्रेला फेंक देता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उधर तांगजा की हालत भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। वो सारे रास्ते एक बच्चे की तरह से फूट फूट कर रोती रहती है। अब उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे फीवर भी हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसके डैड अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बना रहे थे। वो हमेशा अपने डैड के सामने झूठ बोल दिया करती थी ताकि उन्हें तसल्ली रहे। वो कहती है कि आजकल ओवर टाइम बहुत आया हुआ है क्योंकि काम का बर्डन ही बहुत है, और पता है मुझे प्रमोशन मिल गई है, मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा साइन हो चुका है, इसलिए आप पैसों की थोड़ी भी फिक्र ना करें। और उसके डैड ये सारा कुछ सुनकर एक दफ़ा खुश हो जाते हैं। इतने में अपने फ़ोन पर एक अनरीड मैसेज देखती है तो पता चलता है कि कल लू ने शादी के बारे में बात करने के लिए उसे मैसेज किया था। एक्चुअली लू उससे नहीं बल्कि एक और ही लड़की से शादी कर रहा था जिसका नाम शियाओशी था, और उसकी शादी लड़की की फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी, इसीलिए वो थोड़ा परेशान था और उससे हेल्प चाहता था। आज वो कहता है कि शियाओशी अपने लिए ब्राइडल ड्रेस चूज़ कर रही है, प्लीज़ उसके साथ चली जाना। और उसी टाइम पर हमें यांजी को दिखाते हैं कि वो जीजी के साथ उसकी शादी का ड्रेस चूज़ करने के लिए जा रहा होता है, और उसी मार्केट में एक ब्राइडल शॉप के सामने वो तांगजा को जाते हुए देख लेता है। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सोचने लगता है कि कल ये मुझसे माफ़ी मांग रही थी, आज अपनी शादी के लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए गई है, लेकिन एक्चुअली ड्रेस तो शियाओशी ने खुद पर ट्राई किया हुआ था। लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी उसे तलाश करती हुई आ रही है। उन्हें शक हो गया है तो तांगजा उसे कवर करने के लिए वही ड्रेस खुद पहन लेती है और शियाओशी की मम्मी से कहती है कि मैं अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। अब उसकी मम्मी को तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन उसी टाइम पर पीछे से आया हुआ यांजी ये सारा कुछ देख लेता है, और वो जैसे ही देखता है कि ये लू की दुल्हन बनने वाली है और बिल्कुल वैसा सा ड्रेस उसने पहना हुआ है जैसा ये मुझसे कहा करती थी, मेरा सपना है कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर ऐसा ड्रेस पहनूं। तो ये देखते ही वो दोबारा से आग बगोला हो जाता है और जीजी से कहता है कि ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं, चलो कहीं और ड्रेस ट्राई करते हैं तुम्हारे लिए। तांगजा को यांजी के लिए बुरा तो लग रहा था, वो उसके सामने अपना एक बुरा इमेज बना रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे ये लगने लगता है कि वो तो जीजी से शादी करने वाला है, अच्छा है मेरे बारे में बुरा सोचे ताकि मुझे जल्दी भुला दे। लेकिन यांजी वो बदले में कुछ और भी आगे ही निकल जाता है, और इसके साथ ही उसने लू की जॉब को खतरे में डाल दिया था। उससे गलती हुई थी और उसकी पेशेंट के साथ सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन यांजी ने वो केस दोबारा से खुलवा दिया था। अब वो लू के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा था। तांगजा को लू के लिए और शियाओशी के लिए बहुत बुरा फील होता है, तो वो ऐसा करती है कि यांजी के पास जाती है ताकि उससे हेल्प मांग सके, उससे माफ़ी मांगे लू के लिए। लेकिन उसी टाइम पर जब उसने उसे बुलाया हुआ था तो वो देखती है कि आगे उसकी काफ़ी सारी फैमिली भी बैठी हुई है, उसके अंकल, उसकी आंटीज,
और यांजी को तो जैसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो पहले उसे अकेले में ह्यूमिलिएट करता था, अब पब्लिक के सामने करने लगता है। कहता है कि ये वही लड़की है जिससे मैंने आपको मिलवाना था, जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन ये मुझसे चीट कर बैठी और इसी वजह से कभी भी हमारी फैमिली की मीटिंग्स ही नहीं हुई। आओ और इनसे माफी तो मांगो एक दफा। वहाँ पर सारे लोग तांग जाया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और वो उसे फोर्स करता है कि वो सारों के सामने जाकर ड्रिंक करे और एक एक को टोस्ट करके उनसे माफी मांगे। तांग जाया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करती, वो मजबूर थी, बहुत ज्यादा वीक थी, उसे ये भी करना पड़ता है। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और ये ड्रिंक करना उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी यांजी ने उसे मजबूर कर दिया था। अब वो सबको टोस्ट करती है सिवाय यांजी के, और इस बात पर यांजी को काफी गुस्सा आता है कि क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। अब वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबा देता है। अब यहाँ पर रास्ते में वो उसे एक फर्स्ट किस भी करता है और तांग जाया जो आज भी उससे प्यार करती थी, ड्रंक होने की वजह से वो भी उसे किस करने लगती है। लेकिन इतने में उसे ख्याल आता है, वो उसे रोकती है और कहती है कि गलत है। और यांजी और भी ज्यादा जेलसी में पागल होने लगता है। इतने में तांग जाया जो ड्रंक थी, उसे वहां पर यांजी की शक्ल में वही फैंग नजर आता है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, और वो उसे फैंग समझकर उसे जोर से बाइट कर लेती है ताकि उसे खुद से दूर कर सके। और फिर उसके बाद यांजी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जबरदस्ती अपने घर पर ही ले जाता है। वहां पर वो उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मैं तुम्हारी लू से कैसे शादी होने दूं, आज तुम यहीं पर ही रहोगी मेरे साथ। और जैसे ही लू को पता चलेगा कि तुम ये रात मेरे घर पर थी, वो तुमसे शादी करेगा क्या। वो ये सारा कुछ कहते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था। ऑल्दो वो उस पर हाथ नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर भी तांग जाया को बस ऐसा ही लगता है कि उसके साथ वही कुछ दोबारा होने वाला है जो कि फैंग करना चाहता था। तो वो भी कोई चीज उठाती है और उसके थ्रू यांजी को जख्मी कर देती है। और इसी बीच यांजी की शर्ट भी फट गई थी। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज नहीं उठा रहा था, फिर भी क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा मेरा प्यार सच्चा है, कुछ तो बोलो, तुमने ये सारा कुछ क्यों किया था। लेकिन उस टाइम पर तांग जाया एक अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं थी। ड्रंक होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। यांजी उसके सामने बहुत रोता है, बहुत बिलबिलाता है कि तुम मुझे कुछ तो बताओ, कुछ एक्सप्लेन तो करो, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ, तुम्हें एक चांस देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो वहाँ से उठती और चुपचाप जाने लगी थी। वो जाते हुए रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो बिल्कुल दीवानों की तरह से सड़क पर चले जा रही थी। ड्रंक थी, उसे कुछ होश नहीं था। इतने में एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली होती है कि यहाँ पर यांजी आता है और उसे बचा लेता है, और इस टक्कर की वजह से वो जख्मी हो गया था। वो रोड पर गिरा हुआ था और तांग जाया को आवाजें दे रहा था, लेकिन तांग जाया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे तो इतना भी नहीं पता था कि कोई उसे बचाते हुए जख्मी हो गया है। वो बस दोबारा से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। अब वो घर जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसका नशा उतरता है तो वो कुछ होश में आती है, लेकिन उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जबकि उधर यांजी उसे बचाते बचाते खुद हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था और तांग जाया के बारे में पूछ रहा होता है। और इस बात पर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं मान लेते कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुमने उसे बचाया और वो तुम्हें छोड़कर ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बहुत कहता है कि वो ड्रंक थी मॉम, उसे कोई होश नहीं था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे उसे पता चलेगा देखना वो मुझे मिलने जरूर हॉस्पिटल आएगी। लेकिन उसकी मामा कहती है कि फॉर गॉड सेक इस लड़की का पीछा छोड़ दो। जबकि तांग जाया जब ऑफिस में बैठी हुई थी तो उसका बॉस आकर उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी मिस्टर यांजी से कोई लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से कंपनी इस वक्त क्राइसिस में है। जब तक तुम उनसे एक अपॉलॉजी लेटर नहीं लेकर आती तब तक हम तुम्हें नहीं माफ करने वाले। अगर ना ला सकी तो फिर समझना कि इस जॉब से निकली। अभी वो इसी टेंशन में थी कि जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके डैड उन पर फिर से अटैक हुआ है। वो घर पर बेहोश थे तो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसी हॉस्पिटल में यांजी भी एडमिट था। अब उसे डैड के लिए बहुत महंगे मेडिकल बिल्स पे करने थे। वो इसी परेशानी में जा रही होती है कि इतने में यांजी सामने से आता हुआ उसे नजर आता है। यांजी तो उसे देखते ही खुश हो जाता है और कहता है देखा ना मामा, मैंने कहा था कि मुझसे मिलने हॉस्पिटल जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पर तांगजा जैसे उसकी मॉम को साथ देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी मॉम ने पास्ट में उसे बहुत धमकियां दी थी कि तुम मेरे यांजी को छोड़ दो, तुम उसके काबिल नहीं हो, और अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को रुइन कर दूंगी। और यहाँ पर उसे अपने डैड का ख्याल आता है कि इसकी मॉम बदला लेंगी। वो गुस्से में अपने बेटे से भी ज्यादा तेज थी। मेरे डैड जो पहले ही बीमार है वो इस बदले की आग में झोंके जाएंगे।
वो यहाँ पर यांजी को इग्नोर करती है और प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे उसे लू की कॉल आई है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें ही तो मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई हूँ, और यांजी को छोड़ती हुई वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर यांजी के साथ जीजी भी थी, और जीजी को लेकर मॉम यही कह रही थी कि तुम्हें अभी से ही अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होना होगा, इसीलिए टाइम पर मल्टीविटामिन्स लेती रहा करो। और ये सुनने के बाद तांग जाया को ऐसे लगता है कि जैसे ये यांजी और अपनी बहू के बच्चे के बारे में बात कर रही हैं, और बस वो उनकी लाइफ से दूर जाने का पक्का फैसला कर लेती है। अब वो जैसे ही घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए और भी पैसा चाहिए। यहाँ पर लू की भी शादी होने वाली थी, वो भी उसे और कर्जा नहीं दे सकता था, तो उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके कि वो जाकर यांजी से माफी मांगे, जैसा कि उसके बॉस ने कहा था, और उसके बॉस ने उसकी सैलरी भी रोकी हुई थी। तो इसीलिए वो यांजी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में ही हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और यांजी उसकी इसी बात पर भी खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ आ जाओ। लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो आगे यांजी की मम्मी खड़ी हुई थी और कहने लगती है कि तुम कब मेरे बेटे की लाइफ को छोड़ोगी? उस दिन मेरे सामने तो तुम निकल गई थी मुझसे डर के, और अब चोरी चोरी उससे मिलने के लिए आ रही हो। तुम कितनी गिरी हुई हो। मैं अपने बेटे को और सफर करता नहीं देख सकती, प्लीज उसकी लाइफ से चली जाओ। इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो बहुत गरीब हो ना, तुम्हें पैसा चाहिए होगा। मैं तुम्हें 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। और इसके साथ ही वो चेक निकाल कर उसके सामने रख देती है, और तांगजा जो कि पहले ही पैसों के लिए मरे जा रही थी, अपने डैड के लिए वो पैसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो चेक हाथ में पकड़ती यांजी वहां पहुंच जाता है। वो उससे कहने लगता है साइड पर ले जाकर कि तुमने मेरी ये 10 मिलियन की वैल्यू रखी हुई है, क्या इतनी कीमत है मेरी? मैं इतना सस्ता हो गया हूँ? तुम्हें अगर पैसा चाहिए था तो मैंने भी तुम्हें ऑफर दी थी, तुम मुझसे पैसा मांग लेती। लेकिन वो आगे से रोने लगती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जहाँ तुम शादी कर रहे हो तुम अपनी लाइफ सुकून से गुजारो और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। यांजी फिर से उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ एक शर्त रखी थी, और वो ये थी कि लू से ब्रेकअप कर लो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तुम हो के मानती ही नहीं हो। क्या तुम्हें लू इतना प्यारा है? तुमने मुझे धोखा दिया था तो पैसे की खातिर क्या तुम उसे धोखा नहीं दे सकती? लेकिन वो उसके सामने बुत बन जाती है, कुछ भी नहीं कह रही थी और बस इतना ही बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब वो घर पहुंचती है और उसके डैड ने भी देख लिया था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और वो एंटी डिप्रेसेंट भी तलाश कर रही होती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसकी मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर वो डैड के सामने नाटक करने लगती है। जब एक कर्जा वसूल करने के लिए उसे कॉल आती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है बॉस, मुझे प्रमोशन भी मिल गया और मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बस डैड को तसल्ली देने के लिए हमेशा इसी तरह के नाटक किया करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके डैड को उसकी रियलिटी मालूम है। वो किसी के सामने भी झूठ बोल सकती थी, अपने डैड के सामने नहीं। वो पकड़ी जाती है, लेकिन डैड भी उसके सामने ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वो झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं आजकल दिन भर तुम्हारे अंकल चैन के पास रहा करूंगा, डॉन के टाइम पर जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक भी उनके साथ करूंगा और दिन वहीं बिताऊंगा। मैं यहाँ पर अकेले बैठे बोर हो जाता हूँ। और ये सुनकर तांग जाया को भी तसल्ली हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसके डैड फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे इतनी सुबह सवेरे। उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, लेकिन बस वो अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वहाँ पर उन्हें सुबह कुछ घंटे काम करने के बाद नाश्ता भी मिला करता था। जैसे ही नाश्ता मिलता था वो ब्रेक लेकर घर आ जाते थे और वही नाश्ता अपनी बेटी को ला कर दे देते थे। खुद भूखे रहते थे लेकिन उसका पेट भरते थे। वो जब इतने शौक से वो खाना खा रही होती थी तो बस वो उसे देख देख कर खुश होते रहते थे, और उन्हें उसकी शक्ल में एक छोटी सी तांग जाया नजर आती थी। और बस इसी तरह से दिन बीतते चले जा रहे थे। एक दिन तांग जाया को शक हो जाता है कि जैसे उसके डैड उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उससे अंकल चैन मिले थे और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड तो यहाँ पर कभी भी नहीं आए। और इसके साथ ही उसे फैक्ट्री से कॉल आ जाती है और पता चलता है कि उसके डैड के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी जान चली गई है। वो आए और उनकी बॉडी क्लेम कर ले। वो जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचती है तो पता चलता है कि एक मशीन के करीब काम करते करते उनकी हालत बिगड़ गई थी। वो बेहोश हो गए और बस उसी मशीन में आकर उनकी जान चली गई। तांग जा बेचारी जो पहले इतनी बीमार और साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहती थी, वो ये सदमा नहीं सह पाती। वो घर जाती है, अपने डैड की फोटो से बातें करते करते उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे डैड उसके सामने ही बैठे हुए हैं, और अक्सर बातें करते करते वो गायब हो जाते थे। यही बात उसे कंफर्म भी हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर एक दफा उसे हॉस्पिटल में से गुजरते हुए यांजी भी नजर आता है। वो उससे बात करता है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करते हुए चली जाती है कि मेरी हेलुसिनेशन होगी। उधर यांजी एक दफा अपने घर में अपने फ्रीजर में देखता है तो उसकी फ्रीज हुई डम्पलिंग्स पड़ी हुई थी। ये देखते ही उसका मन पिघल जाता है। वो उससे कहता है कि बहुत हो गया, तांग जा मेरे ऑफिस में आना, बिल्डिंग के 21st फ्लोर पर मेरा ऑफिस है, आना, मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ अब की बार।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तांग जाया इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेलुसिनेशंस होने लगी थी और उसकी हालत तन्हाई की वजह से भी बिगड़ती चली जा रही थी। वो खुद से ही बातें करती थी, हंसती थी, कभी रोती थी। और इतने में उसे यानजी का मैसेज नज़र आता है तो वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई हूँ, डैड भी घर पर नहीं है, तो क्या एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। वो कहता है मैं तो पहले ही तुम्हारा वेट कर रहा था। वो आज बहुत खुश नजर आता है क्योंकि तांग जाया उससे मिलने के लिए आ रही थी और उसने फैसला किया था कि अब चाहे जो भी रिजल्ट हो वो उसे माफ कर देना चाहता है। वो अपनी सेक्रेटरी को भी कॉल करके कह देता है कि एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आएगी, उसे ऊपर ले आना। और वो जैसे ही आती है तो उसे ऊपर की एक्सेस मिल जाती है। वो 21st फ्लोर पर पहुंचती है, लेकिन उसी टाइम पर उसकी दिमागी कंडीशन खराब हो जाती है। उसे इस फ्लोर पर रूफ टॉप का बोर्ड दिखाई देता है तो उसे याद आता है कि इसने एक दफा मुझे कहा था कि इसी रूफ टॉप से मैं जंप करूँ तो ये मुझे माफ कर देगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जंप कर ही देना चाहिए। और वो बस अपने ही ख्यालों में खोई खोई उसी रूफ टॉप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो खड़ी होकर यानजी के हेलुसिनेशन से काफी देर तक बातें करती है, उससे माफी मांगती है और फिर कहती है कि मुझे एक हक दे दो। और बस उसे हक करते करते वो नीचे गिर जाती है। यानजी जो बहुत एक्साइटेड बैठा था उसका इंतजार कर रहा था। इतने में उसे पता चलता है कि बिल्डिंग से नीचे किसी ने छलांग लगा दी है। उसे याद आता है कि एक दफा मैंने ही तो तांग जाया को कहा था कि बिल्डिंग से नीचे कूद जाना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये क्या हो गया। वो बहुत तड़पता है। लिफ्ट उस वक्त बिजी थी तो सीढ़ियों से ही नीचे जाने लगता है और यहीं पर ही गिरकर उसकी टांग और हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। जब वो होश में आता है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि तांग जाया कहाँ है। वो कहती है कि उसकी डेथ हो गई है। वो बहुत तड़पता है और कहता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं कैसे मान लूं। अब जैसे ही यानजी दौड़ता हुआ बाहर आता है तो वो नर्सेस को बात करते हुए सुनता है जो कि किसी की बॉडी के बारे में कह रही थी कि उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, उसकी हड्डियों का क्या बचना था। और बस इतने में वो तड़प कर रो रहा होता है कि यहीं पर ही डॉक्टर लू भी पहुंच जाता है और वो आते ही यानजी के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हमेशा से तांग जाया ने खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम उसके काबिल नहीं थे। वो उसे सारी कहानी बताता है कि किस तरह से उसके स्टेप ब्रदर ने उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश की थी और उसकी ड्रिंक में एक दवाई मिला दी थी और किस तरह से उसके डैड ने उसके स्टेप ब्रदर की जान ले ली थी और उसके बाद वो बेचारी तड़पती रही थी। कर्जेदार उसके दरवाजे पर आकर उसके दरवाजे को तोड़ दिया करते थे और उसके डैड उस टाइम पर जेल में थे और उसके डैड तब से लेकर अब तक इसीलिए बीमार है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बचाते हुए किसी की जान ले ली थी। वो अपनी मिजरेबल लाइफ का हिस्सा तुम्हें बनाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद को तुमसे दूर कर दिया था। लेकिन तुम वैसे तो बहुत माइटी हो, तुम्हारा जोर हर तरफ चलता है, लेकिन इसी बारे में तुमने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई कि क्या तांग जाया कहीं सच्ची तो नहीं थी, कि कहीं तांग जाया किसी मुसीबत में तो नहीं थी। तुमने अगर अपना बस चलाया तो सिर्फ इस पर कि उसे किस तरह से बुली करना है, उसे किस तरह से टॉर्चर देना है। वो अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ गुजार रही थी अपने डैड के साथ और तुमने क्या किया, तुमने उसकी जॉब छुड़वा दी और उसके बाद उसके डैड जॉब करने गए, वहाँ पर उनकी भी जान चली गई। तुमने कितना जुल्म किया है उस बेचारी के साथ। और यहाँ पर वो देख लेता है कि यीजी उसे भैया भैया कहती हुई आगे आ रही है तो उससे कहता है कि वो शायद तुम्हें कुछ बता भी देती, लेकिन वो तुम्हारी इस मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और तुमने क्या किया, उसे जेलस कराने के लिए अपनी ही सिस्टर को ऐसे प्रिटेंड किया कि ये तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। शेमलेसनेस की भी कोई हद होती है। अब ये सब सुनने के बाद बेचारा यानजी बहुत तड़पता है। उसे अंदाजा नहीं था कि बदला लेने की वजह से वो इतना अंधा हो जाएगा और तांग जाया की लाइफ को अपसाइड डाउन कर देगा। जिस तांग जाया को वो गलत समझता था वो हमेशा से सही थी और वो उसे इतना प्यार करती थी कि अपनी लाइफ की मुसीबतों में उसे धकेलना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी बदनामी उसके सर पर डालना ही नहीं चाहती थी। यानजी बस अब रोता धोता रहता है। उसे लगता था कि वो कभी भी तांग जाया से माफी नहीं मांग सकता। वो बस घर जाता है, उसके बनाए हुए डम्पलिंग्स को बॉईल करके फिर खाने लगता है और उसी को ही याद करता रहता है। लेकिन इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि तांग जाया की जान नहीं गई थी। वो बेशक 21st फ्लोर से कूदी थी, लेकिन फिर भी नीचे 3rd फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अम्ब्रेलास लगी हुई थी और उनसे टकराने की वजह से उसकी जान बच गई थी। वो इस टाइम पर कोमा में थी और फिर फाइनली 1 महीने बाद तांग जाया ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो यहाँ पर श्याओ शी को और लू को बेस्ट विशेस देती है उनकी वेडिंग के लिए और कहती है कि मैं अब पास्ट से मूव ऑन करके एक अच्छी सी लाइफ गुजारना चाहती हूँ और खुद को भी चेरिश करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि यानजी तो बस उसकी यादों से ही नहीं निकला था। उसका फेवरेट उसका एक ड्रीम वेडिंग ड्रेस बनवाता है और उसके सामने खड़ा होकर ऐसे उसे प्रपोज करता है कि जैसे वो तांग जाया को प्रपोज कर रहा हो। तांग जाया भी घर पहुंचकर अपनी और यानजी की सारी फोटोज को आग लगा देती है और उसी बॉक्स में वो देखती है तो एक की पड़ी हुई थी। ये की थी जो कि उसके और यानजी के ड्रीम हाउस की थी और इसे ही वो अपना ब्राइडल हाउस बनाना चाहते थे। वो सोचती है कि ये की उसी घर में जाकर वापस कर देनी चाहिए और वो जाती है और उसी घर के लॉक में वो की रख देती है।
जबकि यांजी के पास उसकी मॉम आती हैं और उससे बहुत ज़्यादा लड़ती हैं कि तुम आजकल बिजनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तुम्हारा माइंड कहाँ पर होता है, उस लड़की को भूलो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यांजी के सामने जानबूझकर उसकी मम्मी ने यही प्रिटेंड कराया हुआ था कि तांग जाया मर चुकी है, लेकिन खुद वो अकेले में तांग जाया से मिलने के लिए जाती हैं और उसे 10 मिलियन की ऑफर भी देती हैं और कहती हैं कि तुमने ये की वहाँ पर क्यों छोड़ी, क्यों हिंट देना चाहती हो मेरे बेटे को कि तुम जिंदा हो। लेकिन वो कहती है कि मैं उसे हिंट नहीं देना चाहती, बल्कि मैं पास्ट को दफनाना चाहती थी, हर याद को फेंक देना चाहती थी। वो कहती है कि आपके दिए हुए पैसे ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, हाँ ये शहर छोड़कर मैं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है, मॉम गाड़ी में ही वो कीज़ भूल जाती हैं और यहाँ पर ये कीज़ यांजी के हाथ लग जाती है। वो जाता है अपनी मम्मी के पास और पूछता है कि ये सब क्या है, ये कीज़ आपके पास कैसे पहुँची, ये तो मैंने तांग जाया को दी थी। अब यांजी अपनी मम्मी से पूछने लगता है कि ये सब क्या है, तो वो कहने लगती है कि ये तांग जाया की चीज़ें थी और लू ने मुझे दे दी, ये सोच कर कि ये हमारी होगी। तो वो कहने लगता है कि लू को कैसे पता कि ये हमारी की है। और इसी बात पर उसने अपनी मम्मी का सारा रिकॉर्ड भी निकलवा लिया था कि आजकल उन्होंने कहाँ पर ट्रैवल किया है। और उसे एक स्ट्रेंज सा एड्रेस दिखता है तो वो तुरंत ही जाकर वहाँ पर चेक करने लगता है कि यहाँ कहीं तांग जाया तो नहीं है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उस फ्लैट पर तो आगे से लू निकलता है और वो कहता है कि तांग जाया की चीजें थी जो मैंने तुम्हारी मॉम को दे दी, क्योंकि वो चाबी तुम्हारी फोटो के साथ थी और तुम अब जाओ और ये मान क्यों नहीं जाते कि तांग जाया खत्म हो चुकी है। तांग जाया को आज एक बहुत बड़ी ऑफर आई थी एक कंपनी से और उसे स्टार्ट अवे काम करने का ऑर्डर दिया गया था। वो इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी तो सोचती है कि क्यों ना मैं यहीं पर ही जॉब कर लूं। और यहाँ पर जब वो जाती है तो आगे उसका एक बॉस था जिसका नाम मिस्टर जियांग था। उसे देखती है तो सोचती है कि कहीं देखा देखा लगता है। मिस्टर जियांग कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ठीक है अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज रात को हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मेरी जगह तुम्हें ड्रिंक करना होगा, मेरा फेस सेविंग कर लेना। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग का वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि यांजी ही था। और यांजी उसने टॉप फ्लोर पर आना था लेकिन एलिवेटर ख़राब थी तो वो स्टेयर्स के थ्रू ही आने लगता है और यहीं पर ही उसका आमना सामना तांग जाया से हो जाता है। उसे देखते ही हक कर लेता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम जिंदा हो? और तांग जाया तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि अपने काम के पहले ही दिन उसका आमना सामना यांजी से हो जाएगा। इतने में वो अपने बॉस के पास भाग जाती है और यहाँ पर बॉस के सामने यांजी को भी बिहेव करना पड़ता है। लेकिन उसे देखकर इतना जरूर पता चल रहा था तांग जाया को कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसने शॉक लिया है और शॉक की वजह से उसका राइट हैंड भी, जो कि पहले भी एक्सीडेंट में डैमेज था, अब और भी ज्यादा खराब हो गया है। इवन कि वो राइट हैंड में चीजें भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर जब तांग जाया अपने बॉस की जगह पर ड्रिंक कर रही थी तो उसे देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ से उसका ग्लास भी तोड़ देता है और फिर बाद में कहता है कि सॉरी, मेरा राइट हैंड सही से काम नहीं करता ना, इसी वजह से शेक हो गया। अब बाद में उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर जियांग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और इस बात पर यांजी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने ड्राइवर को उठाकर बाहर फेंकता है और खुद ही रैश ड्राइविंग करके उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर रैश ड्राइविंग की वजह से यांजी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाता है। उसे देखकर तांग जाया बहुत ज़्यादा परेशान तो होती है लेकिन फिर भी वो उससे फासला रखना चाहती थी। और फिर यहाँ पर मिस्टर जियांग उसे बताता है कि शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी में हम दोनों एक ही क्लब में हुआ करते थे और वो उसका एक पुराना यूनिवर्सिटी फेलो था जो कि शायद उन दोनों की स्टोरी को जानता है। और उसके बाद एक बहाने से वो उसे यांजी के घर पर भी भेजता है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करा लो। वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहा क्योंकि वो बीमार है, वो घर पर रेस्ट कर रहा होगा। यहाँ पर जब वो उसके घर पर पहुँचती है तो पता चलता है कि उसने खुद को बाथटब में डिबोया हुआ है। वो उसे निकालती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी चीप नहीं है। वो कहता है कि हाँ वाकई चीप नहीं, मैं अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। और इस टाइम पर जब वो उसके कदमों में गिरा हुआ उसे रोक रहा था तो ऊपर से जीजी भी आ जाती है और उसे देखते ही तांग जाया कहती है कि ये देखो तुम्हारी फियांसी भी आ गई है, उसके सामने तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं आ रही, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। और वो कहने लगता है कि मेरी फियांसी नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है और तुम्हें जेलस कराने के लिए ये मेरे से गलती हो गई थी और कुछ तुमने भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इसकी शादी किसी और से हो रही है और तुमने समझा कि ये मेरी फियांसी है। और इसके साथ ही वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम का टैटू कभी रिमूव नहीं किया था बल्कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा ये हाथ डैमेज हो गया था और ये टैटू भी मिट गया। और इसके साथ ही वो अपनी शर्ट ओपन करके उसे दिखाता है कि अब मैंने तुम्हारे नाम का टैटू अपने हार्ट पर बनवाया हुआ है। इसका साफ यही मतलब था कि आज भी अगर उसके दिल में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तांग जाया है। यहाँ पर वो देखता है तो उसने हाथ में 2-2 रिंग्स पहनी हुई थी, ऐसे जैसे वेडिंग रिंग हो। तो वो गर्ल वाली रिंग उसके हाथ से उतार लेती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यांजी ने भी फैसला किया था कि वो इस तरह से गिव अप नहीं करेगा तो वो तांग जाया पर नजर रखता था।
सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी लाइफ में सेट जा रही है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो बस चोरी चोरी उसके आगे पीछे फिरता रहता था। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी तो वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। वो जैसे ही उठकर वापस आने लगती है तो वो स्टोर रूम में छुप जाता है। यहाँ पर वो सुनता है कि उसका बॉस मिस्टर जियांग भी वहाँ पर आया हुआ है और वो उसे खाने को भी कुछ देता है। वो उसकी बहुत केयर करता था और आज वो उससे क्लियरली कह देता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में सिंगल हो तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। वो यूनिवर्सिटी टाइम से उसे लाइक करता था और आज उसने उसे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन तांग जाया उसे इनकार कर देती है कि मैं आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो वजह पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन तांग जाया जवाब में खामोश रहती है। यहाँ पर मिस्टर जियांग को पता चल गया था कि यांजी चोरी चोरी उनकी बातें सुन रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पर यांजी का लाया हुआ अम्ब्रेला देख लिया था। इतने में अचानक ही तेज बारिश की वजह से वहाँ पर पावर कट डाउन हो जाती है। इतने में तांग जाया का फ़ोन भी ऑफ हो गया था तो वो स्टोर रूम में टॉर्च की तलाश में जाती है। यहीं पर ही तो यांजी छुपा हुआ था। वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो किसी चीज़ से टकराती है और एक बहुत ही शार्प सी और भारी सी चीज़ उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि यहाँ पर यांजी उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उसे हक करके खड़ा हुआ था और सारी चोट उसने खुद के ऊपर सह ली थी। तांग जाया उसे वहाँ देखती है तो हैरान ही रह जाती है। उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या तुम चोरी चोरी मुझ पर नज़र रखे हुए हो। लेकिन वो आगे से उससे पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर जियांग के बारे में क्या ख्याल है। वो वाकई एक अच्छा इंसान है और एटलीस्ट मुझसे तो बहुत बेहतर है। मैंने तुम्हें बहुत गम दिए हैं और मैं अब चाहता हूँ कि तुम लाइफ में खुश रहो। अगर तुम उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हो तो मेरी परवाह ना करना, तुम अपनी लाइफ स्टार्ट करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और बस ये कहते हुए उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। यहाँ पर तांग जाया को शक होता है। वो टॉर्च ऑन करके जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो बस बेहोश होने वाला था। वो जाते हुए उसे पकड़ती है और हक कर लेती है। इतने में उसकी कमर पर जब उसका हाथ लगता है तो पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसे बचाते हुए लगता है कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। यहाँ पर उसकी सिस्टर जीजी आती है और उसे बताती है कि मेरे भाई ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि ये तीसरी दफ़ा मौत को बहुत करीब से देखा है। पहली दफ़ा जब उसने तुम्हें एक लास्ट कॉल की थी जिसके बाद तुम्हारा और उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, तब इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था और इसका राइट हैंड बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन तुमने इसे बहुत बुरा भला कहा और कॉल काट दी। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब इसने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाया था। ये सारा कुछ सुनने के बाद यहाँ पर तांग जाया भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उससे कहती है कि पहली दफ़ा का तो मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि इसके साथ क्या बीती थी, और दूसरी दफ़ा मैं अपनी मेडिसिन नहीं ले पा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस होती थी। मैं रियल में और हेलुसिनेशन में फ़र्क भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था और इसने किस तरह से मेरी जान बचाई थी। और ये उसे ये भी बताती है कि इसने तुम्हारे नाम का टैटू कभी मिटवाया भी नहीं था, वो तो इसका हैंड डैमेज हुआ था तो खुद ही मिट गया था। ये सब सुनने के बाद तांग जाया काफ़ी ज़्यादा रोती है और यही कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बस इतना बहुत है, अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम दोनों की खुशी एक दूसरे का साथ माने में ही है। अगर अभी तुमने मेरे भाई का साथ छोड़ा तो शायद ये जिंदा नहीं बच पाएगा। और इसके साथ ही वो उसके ब्राइडल हाउस की कीज़ भी दे देती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यांजी होश में आता है। वो उसी ब्राइडल हाउस में था। वहाँ पर कोई उसके पीछे आता है तो उसे लगता है कि या तो मेरी सिस्टर होगी या फिर मेरी मदर। वो डांटने लगता है कि मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, लेकिन जब मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर तांग जाया आई हुई थी। उसे देखते ही वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसके मन की गलियाँ खिली उठेंगी। और यहाँ पर तांग जाया अपने गले में नेकलेस की शक्ल में वो रिंग पहने हुए थी। वो रिंग उतारती है और अचानक से उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो हैरान होता है कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट कर रही है, लेकिन वो कहती है कि अगर किस्मत में हमारा कपल बनना लिखा है तो फिर ये रिंग तुम्हें मिल जाएगी। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगी, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी या फिर लॉन में गुम होगी। अगर तुम इसे तलाश कर पाओ तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि यांजी ने देख लिया था। वो रिंग सीधी जाकर एक फ्लावर पर लैंड करी थी। उसने वो रिंग तलाश कर ली थी और इसके साथ ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। और फाइनली इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।